वेलकम टू द अजमल एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं अभी 5 जुलाई को जो हमारा एपीएससी का पेपर हुआ था, पेपर सेकंड जो कि सीसेट है, उसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। लगभग मैथ्स से 45 क्वेश्चन आया था। अगर हम लेवल की बात करें तो हमने क्लास में ही पहले बता दिया था कि 2026 में जो 25 वाला पेपर होने वाला है उसका जो लेवल रहेगा, एक्सपेक्टेड लेवल जो रहेगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए। ये 2026 में जो एग्जाम हुआ है 25 वाला, ये सीसेट में जितने भी मतलब सब्जेक्ट होते हैं जैसे कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मिसलेनियस पार्ट से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, हर साल ही आते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में 18 क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्प्रिहेंशन से 18 क्वेश्चन पूछा गया है और लेवल जो था इसका इजी था। इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल से 7 क्वेश्चन पूछा गया है, लेवल इनका इजी था। डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग से 7 क्वेश्चन पूछा गया है। 7 नहीं कह सकते, यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछा गया है। जो एक क्वेश्चन आया ना वो रीजनिंग का है, तो यहाँ पे भी इजी क्वेश्चन थे। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 28 क्वेश्चन पूछा गया है, इजी टू मॉडरेट लेवल था। रीजनिंग ने इस बार परेशान किया है सभी स्टूडेंट को। 15 से 17 क्वेश्चन अप्रोक्स पूछा गया है और सभी के सभी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। जो स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के भरोसे गया था वो स्टूडेंट सीसेट क्वालिफाई करने में असफल रहे हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो मिसलेनियस क्वेश्चन कितने थे? 4 क्वेश्चन थे और लेवल इसका इजी था। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे सीसेट पेपर की अगर हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है इस साल। अब सीधे मैं आपको लेके चलता हूं। हमने यहां पे उठाया है सीरीज डी के, जहां से हमारे रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, वहां से हम लोगों ने यहां से रखा है। पहला क्वेश्चन नंबर 30 था, ये रीजनिंग का है। रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग एक पार्ट होता है, उसमें एक टॉपिक है असर्शन एंड रीजन, वहां से एक क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी करवाया था ऑफलाइन बैच में। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन है ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस करप्शन। ट्रांसपेरेंसी क्या करती है? करप्शन को रिड्यूस करती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मतलब जो रिकॉर्ड होते हैं वो लोगों के लिए ओपन या विजुअल होने चाहिए। ठीक है, जब काम ओपनली होता है तो करप्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो असर्शन है ये क्या है? बिल्कुल सही है। ये असर्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। रीजन इसका देख लेते हैं, पब्लिक स्क्रूटनिटी डिस्करेजेस माल प्रैक्टिस। मतलब अगर पब्लिक देख रही है, मॉनिटरिंग हो रहा है, तो लोग करप्शन यानी लोग जो गलत काम है वो कम करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हैं, ठीक है, और वहां पे कैमरा लगा है या मीडिया के भी कुछ बंदे हैं, तो वहां पे आप क्या करेंगे कि करप्शन थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, तो उसी बिहाफ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस करती है करप्शन को, असर्शन तो बिल्कुल सही था, रीजन भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है ना इसका वो क्या है? बोथ ट्रू है, यानी असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं। बट रीजन एक्सप्लेन असर्शन ये बिल्कुल सही है। मतलब जो इसका रीजन है ना असर्शन को बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रीजनिंग में एक टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। ये टॉपिक हमने क्लास में डिस्कस किया था और स्टूडेंट से बोला भी था कि यहां से क्वेश्चन आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा, और इस बार आया है। यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है कि एक कंपनी इज हायरिंग अ मार्केटिंग मैनेजर। एक कंपनी मार्केटिंग मैनेजर को हायर कर रही है।
द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, मतलब कैंडिडेट को जो नीचे क्राइटेरिया दिया है ये फुलफिल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये वाले जो क्राइटेरिया दिया है ये वाला, ये होती है सब कंडीशन, सॉरी क्या होती है, कंडीशन, और जो एक्सेप्शन दिए हैं ये होती है सब कंडीशन। क्या होती है, सब कंडीशन। यानी उस कैंडिडेट ने अगर ये 4 शर्तें पूरी कर ली तो उस कैंडिडेट का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा मार्केटिंग मैनेजर के लिए, तब तो उसको सब कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर वो ये 4 कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, वहां पे फिर सब कंडीशन काम आएंगी, वहां पे क्या आएंगी, सब कंडीशन काम आएंगी। और सब कंडीशन, पहली सब कंडीशन क्या है वो हम पहले आपको कंडीशन समझा देते हैं, उसके बाद में सब कंडीशन समझाएंगे। पहली कंडीशन है कि ग्रेजुएट होना चाहिए 60% मार्क्स से, ग्रेजुएट होना चाहिए कितने मार्क्स से, 60% से। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मार्केटिंग में कम से कम 55% मार्क्स से, या तो वो पर्सन पीजी किया हो या डिप्लोमा किया हो मार्केटिंग मैनेजर का, और मिनिमम 55% पीजी में या डिप्लोमे में होने अनिवार्य है। थर्ड कंडीशन में क्या बोला है, थर्ड कंडीशन में बोला है कि उस पर्सन के पास कम से कम 3 ईयर का मार्केट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 ईयर का मार्केट में क्या होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस कितना मांगा है, एक्सपीरियंस कितना मांगा है, 3 ईयर का, मिनिमम 3 ईयर, मिनिमम 3 ईयर। 4 कंडीशन में क्या दिया गया है, 4 कंडीशन में दिया गया है कि उस कैंडिडेट की एज 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए। यानी एज की अगर हम बात करें, एज की अगर हम बात करें तो एज 25 से 35 ईयर के बीच में होनी चाहिए, तब तो उस कैंडिडेट का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये 4 कंडीशन ये कैंडिडेट फुलफिल नहीं करता है तब सब कंडीशन पर आएंगे। सब कंडीशन क्या है भाई, सब कंडीशन है कि इफ अ कैंडिडेट फुलफिल ऑल क्राइटेरिया, कैंडिडेट सभी क्राइटेरिया फुलफिल करता है सेकेंड क्राइटेरिया को छोड़कर, सेकेंड क्राइटेरिया को छोड़कर, लेकिन उसके पास में 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, उसके पास में 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, तो ये केस जो होगा वाइस प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। ये केस कहां चला जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। ठीक है, तो हम ये यहां पे यह कह सकते हैं कि पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी और चौथी कंडीशन, ठीक है, तो पहली सब कंडीशन में बोला गया है कि सेकेंड कंडीशन फॉलो ना करे, बाकी सब कंडीशन फॉलो हो, और यहां पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो ये जो केस है वो कहां पहुंच जाएगा, बीपी के पास पहुंच जाएगा, यानी वाइस प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। सेकेंड सब कंडीशन में क्या है, ये पहली सब कंडीशन थी, दूसरी सब कंडीशन में दिया गया है कि कैंडिडेट सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है बट पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन उसने 65% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएट में पाए हैं, लेकिन उसने 65% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएट में पाए हैं, तो ये वाला जो केस होगा वो कहां पे चला जाएगा, डायरेक्टर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन थी हमारे पास, दूसरी थी, तीसरी थी और चौथी थी। कह रहे कि पहली कंडीशन फॉलो ना करे, लेकिन पीजी में वो कितना स्कोर कर रहा है, 65%, पीजी में 65% स्कोर कर रहा है। ठीक है, बाकी सभी कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये कैंडिडेट, बस पहली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी सभी कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो अब प्रोफाइल क्या है उस कैंडिडेट की वो देख लेते हैं। रोहन इज 20 ईयर ओल्ड। देखिए पहली कंडीशन थी हमारे पास, दूसरी थी, तीसरी थी, चौथी थी, 4 कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी कि ग्रेजुएट होना चाहिए 60% मार्क्स से। ठीक है, सेकेंड कंडीशन थी कि पीजी या डिप्लोमे में उसके मिनिमम
55% मार्क्स होने चाहिए। थर्ड कंडीशन थी कि उस पर्सन के पास में, उस कैंडिडेट के पास में 3 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन थी हमारे पास में कि उस कैंडिडेट की 25 से 35 ईयर के बीच में एज होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन अगर हम देखें ग्रेजुएशन, तो पहली कंडीशन तो ग्रेजुएशन की थी। यहां पे कह रहा है कि एज जो है उसकी 29 ईयर है, यानी 25 से 35 ईयर के बीच में है। तो एज वाली जो कंडीशन थी यानी थर्ड कंडीशन, वो हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यहां पे ही होल्ड अ बैचलर डिग्री विद 58% मार्क्स। अब पहली कंडीशन में बोला था कि ग्रेजुएट होना चाहिए 60% मार्क्स से, लेकिन यहां पे बोला गया है कि 58% से क्या है, ग्रेजुएट है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पे 58% लेके आया वो ग्रेजुएशन में, लेकिन हमें चाहिए कितने थे, या उस कंपनी को चाहिए कितने थे, 60%। क्लियर है। अब कह रहा है कि ही कंप्लीटेड हिज एमबीए इन मार्केटिंग विद 68% मार्क्स। कह रहा है कि भाई जो पीजी है, यानी एमबीए क्या हो जाए, पीजी, पीजी में जो है उसके कितने मार्क्स हैं, 68% मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं, 68% मार्क्स हैं। भाई पीजी में 68% मार्क्स हैं, यानी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है, 68% मार्क्स हैं। ठीक है, पीजी में 68% मार्क्स हैं, पीजी में 68% मार्क्स हैं। ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फॉर द लास्ट 4 ईयर। कितने साल से कर रहा है, लास्ट 4 ईयर से। तो एक्सपीरियंस 3 ईयर का मांगा था, लेकिन यहां पे एक्सपीरियंस 3 ईयर का नहीं, सॉरी, एज वाला जो हमारा कंडीशन था वो क्या था, 4 था, वो सही हो जाएगा। थर्ड वाला क्या था, एक्सपीरियंस वाला, मिनिमम 3 ईयर का था, यहां पे 4 ईयर का हो रहा है। ठीक है, तो हमारी 3 कंडीशन सही है, एक कंडीशन गलत है। तो यहां पे सब कंडीशन लगेगी, कौन सी वाली, सब कंडीशन लगेगी सर सेकंड वाली। यहां पे पीजी में 65% चाहिए मिनिमम, बाकी 3 कंडीशन ठीक होनी चाहिए। तो ये केस किसके पास जाएगा भाई, सेकंड कंडीशन, सब कंडीशन जो थी, ये केस किसके पास जा रहा था, डायरेक्टर के पास। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, एनालिटिकल रीजनिंग में एक टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट, वहां से आया है। कह रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज सडनली डिक्लेयर अ मैंडेटरी 2-day हॉलीडे फॉर ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट ने अचानक स्कूल की 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है, स्कूल और कॉलेज की 2 दिन की क्या कर दी है, हॉलीडे कर दिए हैं कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में। कोई वजह रही होगी, हो सकता है वहां पे साइक्लोन आने की संभावना हो, सुनामी आने की संभावना हो, ठीक है, या स्टॉर्म हो, कोई ना कोई तो कारण होगा। उसी वजह से गवर्नमेंट ने स्कूल कॉलेजेस का हॉलीडे किया है। ठीक है सर, आगे चलिए, स्टेटमेंट सेकंड, यानी ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई ना कोई कारण होगा सर। द कोस्ट गार्ड हैज issued a strict advisory ordering all fishermen to suspend operation and return to the shore immediately। कोस्ट गार्ड ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया है फिशरमैन को कि स्टॉप कीजिए फिशिंग एंड रिटर्न आइए आप इमीडिएटली। ठीक है, अब कोस्ट गार्ड ने फिशरमैन को स्ट्रिक्टली एडवाइस दी है ये। ठीक है, किसी कारण की वजह से दी गई होगी, कोई तो कारण होगा। हो सकता है वहां पे समुद्र में सुनामी आने की संभावना हो, साइक्लोन आने की संभावना हो, कोई ना कोई तो कारण होगा ही। अगर हम कारण की बात करें, स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही था, सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि सर कोस्ट गार्ड ने अगर ऑर्डर दिया है स्ट्रिक्टली, तो वहां पे साइक्लोन या सुनामी आने की संभावना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही होंगे। लेकिन अगर रीजन की हम बात करें, रीजन की अगर हम बात करते हैं, तो रीजन दोनों का, ठीक है, जो कॉज होंगे दोनों के, वो क्या होंगे, सेम ही होंगे। समझ रहे हो, यानी कॉमन कॉज होंगे। साइक्लोन सुनामी कोस्ट एरिया में, यानी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आने की अगर संभावना है, ठीक,
तो वहां पे जो कोस्ट गार्ड ने फिशरमैन को इमीडिएटली रिटर्न आने के लिए बोला था, तो ये भी मतलब सेम ही कारण है, सेम ही कारण है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बोथ स्टेटमेंट आर इफेक्ट ऑफ अ कॉमन कॉज। दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? कॉमन कॉज के इफेक्ट हैं। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट ईयर यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार आपके एपीएससी ने भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि 3 कैंडिडेट अमित भरत एंड चिराग appeared फॉर एन इंटरव्यू। भाई 3 कैंडिडेट हैं, अमित, भरत एंड चिराग, appeared हो रहे हैं एक इंटरव्यू में। गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रूथ। कह रहे कि दिए गए में कम से कम एक सच बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इन स्टेटमेंट में से कोई एक क्या बोल रहा है? ट्रूथ बोल रहा है। ठीक है, और नीचे दिए गए स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए। अमित कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ अस इज स्पीकिंग द ट्रूथ। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एटलीस्ट वन तो ट्रूथ है ही, तो भाई अमित क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बिल्कुल। एग्जैक्टली 2 ऑफ अस आर स्पीकिंग द ट्रूथ। भाई देखो एटलीस्ट 1 होना चाहिए ट्रूथ, यानी 1% ट्रूथ बोलना चाहिए। यहां पे कह रहा है कि एग्जैक्टली 2% ट्रूथ बोल रहे हैं, यानी अमित तो ऑलरेडी बोल रहा था, तो भरत भी बोलेगा ट्रूथ। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2% हो गए। अब कह रहा है कि चिराग कह रहा है कि ऑल 3 ऑफ अस आर स्पीकिंग द ट्रूथ। चिराग कह रहा है कि ये जो सभी 3 जो हैं वो सभी के सभी क्या कर रहे हैं? सत्य बोल रहे हैं। तो इसकी बात भी सही है। जब ऐसी कंडीशन आपके सामने मिल जाए, यानी एक से ज्यादा आंसर सही हो, तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाता है कि बहुत सारे आंसर निकल के आते हैं। तो इसके लिए सही जवाब क्या होगा हमारा? इनकंक्लूसिव, यानी हम सही कंक्लूजन नहीं बता सकते कि कितने आंसर आएंगे, यानी एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 सीरीज डी का क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू 48 एंड एक्ट इज इक्वल टू 48 देन बैट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए बैट किसके इक्वल होगा? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। बड़े ही आसान क्वेश्चन था, मतलब पेन पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। x की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहें सर 24 होती है। x की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 24 होती है। इस 24 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो कितना बन गया? 48। तो यहां पे x इज इक्वल टू कितना है? 48 है। एक्ट की अगर हम बात करें तो a की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। b की कितनी होती है? 3 होती है। t की कितनी होती है? 20 होती है। अगर इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 24। इस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 48। तो एक्ट इजिकल टू 48 ऐसे आया। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बैट इक्वल टू क्या होगा? तो बैट इक्वल टू क्या होगा? बी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। ए की कितनी होती है? 1 होती है। टी की कितनी होती है? 20 होती है। अगर आप इन सबको ऐड करोगे 22 प्लस 1 कितना होता है? 23। 23 इंटू 2 कितना होता है? 46। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। हमने क्लास में, जब हम क्लास में कोडिंग डिकोडिंग एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पे आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू एक स्टोरी की फॉर्म में समझाई जाती है। जैसे x का 24, अब मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने एक स्टोरी की फॉर्म में याद कर रखा है। ए का मैंने स्टोरी की फॉर्म में याद रखा है, सी का भी, टी का भी, बी का भी, ए का भी और टी का भी। सेम मतलब स्टोरी की फॉर्म में अगर आप प्लेस वैल्यू याद करोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। क्लियर है? चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट ने स्किप किया होगा। क्यों? क्योंकि समझ में ही नहीं आया होगा सर कि इसमें लॉजिक चल क्या रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन एक छोटे से फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। रामानुजन वाज स्टडीइंग
फॉर हिज एग्जामिनेशन, रामानुजन अपने एग्जाम के लिए स्टडी कर रहा था, लाइट क्या हो गई, ऑफ हो गई है, ठीक है। इट वॉज अराउंड 1 AM, 1 बजे का टाइम था, उस टाइम लाइट ऑफ हो गई। ही लाइटेड 2 यूनिफॉर्म कैंडल ऑफ इक्वल लेंथ, इसको ध्यान रखिएगा, इक्वल लेंथ मतलब उसने 2 यूनिफॉर्म कैंडल मतलब यूनिफॉर्म कैंडल जलाई, सॉरी, ही लाइटेड 2 यूनिफॉर्म कैंडल ऑफ इक्वल लेंथ, यानी 2 कैंडल इक्वल लेंथ की उसने जलाई, ठीक है। बट वन इज थिकर, एक क्या थी, थिक थी, देन द अदर, दूसरी से, तो एक क्या होगी, थिन होगी। द थिक कैंडल लास्ट 6 आवर्स, यानी थिक कैंडल क्या है भाई, कितना टाइम ले रही है, 6 आवर्स का टाइम ले रही है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि जो थिक कैंडल है, थिक कैंडल, इसको मैं मान लेता हूं T1, कितना टाइम ले लिए, 6 आवर्स का टाइम ले रही है, ठीक है। एंड द थिन वन, जो पतली कैंडल है, वो 2 आवर्स लेस ले रही है, किससे, थिक कैंडल से। यानी अगर थिक कैंडल 6 आवर्स है तो थिन कैंडल कितना टाइम ले रही होगी, थिन कैंडल कितना टाइम ले रही होगी, इसको मान लेते हैं T2, ये 4 आवर्स का टाइम ले रही होगी। क्लियर है। तो यहां पे हमसे पूछा क्या है, व्हेन ही फाइनली वेंट टू स्लीप, उसके बाद वो सोने के लिए चला गया। द थिक कैंडल वाज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द थिन वन, भाई जो T2 वाली कैंडल थी, ठीक है, यानी थिक कैंडल थी, वो क्या थी, दोगुनी थी थिन वाली से। तो यहां पे अब हमसे पूछा क्या है, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड रामानुजन स्टडी इन द कैंडल लाइट दैट नाइट, उस रात में कितने घंटे रामानुजन ने कैंडल लाइट में पढ़ाई की होगी। तो ऐसे में टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जहां पर इक्वल लेंथ दी गई हो, जहां पर इक्वल लेंथ दी गई हो, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू T1 इंटू T2 अपॉन 2 T1 माइनस T2, ये फॉर्मूला होता है अगर इक्वल लेंथ दी गई हो तब। अब कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहां पे T1 की वैल्यू है 6 और T2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहां पे 2 इंटू T1 की वैल्यू कितनी है भाई, 6 है, माइनस 4, ठीक है। ऊपर आएगा 24, 6 इंटू 4 होता है 24, ये आएगा 12 माइनस 4 कितना होता है भाई, 12 माइनस 4 होता है 8। तो टाइम कितना हो जाएगा, 8 से इसको काटेंगे तो 3 आवर्स, कितना टाइम हो जाएगा, 3 आवर्स। तो रामानुजन ने उस रात 3 घंटे पढ़ाई की थी, कितनी पढ़ाई की थी, 3 आवर्स की पढ़ाई की थी। रामानुजन ने उस रात 3 आवर्स की पढ़ाई की थी। क्लियर है, कितना आसान क्वेश्चन था, 2.5 मार्क्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज में भी रॉन्ग नंबर सीरीज, जो रीजनिंग का ही पार्ट है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, एग्जाम वाली क्या अप्रोच होनी चाहिए। व्हाट इज द नंबर दैट डज नॉट लॉजिकली फिट, डज नॉट लॉजिकली फिट इन द गिवन सीरीज, यानी ये जो सीरीज दी गई है इसमें कोई एक ऐसा नंबर है जो यहां पे सीरीज में फिट नहीं हो रहा है। करके देखते हैं डायरेक्टली। अगर 4 इंटू 2 करते कितना आएगा, 8, 8 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। क्लियर है। 11 इंटू 2 अगर मैं करता हूं तो कितना बनेगा, 22, 22 में अगर मैं 3 ऐड कर देता हूं तो कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 कितना होता है, 25 इंटू 2 होता है 50, 50 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा, 53, यानी 46 की जगह 53 होना चाहिए था, 46 की जगह 53 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पे गलत क्या होगा, 46 होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं क्या, 53 इंटू 2 प्लस 3, क्या ये सीक्वेंस चलता आ रहा है। 53 इंटू 2 होता है 106, 106 में अगर 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 109 आएगा। क्लियर है।
तो यानी फिर ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहेगा इंटू 2+3, यहां पे भी इंटू 2+3 इंटू 2+3। क्लियर है? चले, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए ये क्वेश्चन एपीएससी सी सेट में ही आया है, क्वेश्चन नंबर 37 है सीरीज डी का। और गुरुजी हमको इस टाइप के क्वेश्चन करना फर्स्ट क्लास से ही सिखा देते हैं। ठीक है, अब गलती होती है, मतलब इस मैक्सिमम जो गलती होती है जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं, तो एग्जाम का एक ऐसा प्रेशर होता है, हम इन छोटे छोटे क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हालांकि क्वेश्चन तो सभी सेम मार्क्स के होते हैं, बट हम इतने इजी क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, हालांकि आपने ए बी सी डी देख के इस क्वेश्चन को छोड़ दिया गया होगा। ठीक, यहां पे आप देखिए, हेयर ए बी सी एंड डी आर डिजिट, ए बी सी डी क्या है? डिजिट है। तो पूछा हमसे व्हाट इज ए प्लस बी इक्वल टू, ए और बी किसके इक्वल है? पता है यहां पे क्या डिजिट है? हमें नहीं पता। बी की जगह कौन सी डिजिट आएगी? हमें नहीं पता। हमें एक चीज पता है सर, 84। अब सर 84 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 84 के फैक्टर होंगे 21 इंटू 4, एक फैक्टर ये होगा। दूसरा क्या बन सकता है सर इसका फैक्टर? दूसरा फैक्टर बन सकता है सर 28 इंटू 3। भाई 28 इंटू 3 क्या होता है? 84 ही होता है। दो फैक्टर बन के आ रहे हैं। मान लीजिए ये 2 ऑलरेडी है, यहां पे 21 आ रहा है। ठीक है, यानी ए की वैल्यू 1 आ रही है। अगर 2 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं आप, तो कितना आएगा? यहां पे 6 की जगह 2 आना चाहिए, लेकिन यहां पे आ कितना रहा है? 6 आ रहा है। तो यानी ये वाला जो फैक्टर था 84 का, इसका हमारे इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे 83 इंटू 28 इंटू 3, यहां पे 28 इंटू 3 करिए, 8 इंटू 2 कितना होता है? 16, यानी यहां पे 6 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, यानी ए की जो वैल्यू होगी, ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ रही है सर? 8 आ रही है। क्लियर? अगर सर फैक्टर 84 के 28 इंटू 3 है, तो सर 8 ऑलरेडी आ गया, तो बचा क्या? 3। तो सर बी की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। बस ए प्लस बी पूछा था हमसे, तो ए कितना है? 8, और 3 कितना, बी कितना है? 3। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 11। आंसर डी। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बोर्ड मास आता होगा। अगर बोर्ड मास नहीं आता है तो हम समझा देते हैं एक बार। बोर्ड मास होता क्या है? बोर्ड मास यानी अगर जब हम कभी भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, बोर्ड मास। ठीक है, पहले ब्रैकेट की चीजें सोल्व करो। भाई पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करोगे, फिर मझला ब्रैकेट सोल्व करोगे, उसके बाद फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व करोगे। ये तीन ही ब्रैकेट होते हैं। उसके बाद फिर आपको ऑफ सोल्व करना पड़ेगा। इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद आपको डिवाइड सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको एडिशन सोल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहले क्या करना है आपको? जो चीजें ब्रैकेट में होंगी पहले उनको सोल्व करना है, उसके बाद ऑफ सोल्व करना है। ऑफ का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, देन उसके बाद में आपको डिवाइड करना है, फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, उसके बाद में फिर सब्सट्रैक्ट करना है। क्लियर है? यहां पे भी सेम है। कह रहा है कि भाई देखो, इफ पहला स्टेटमेंट दिया है 3/4 डिवाइडेड बाई 5/6, तो आपको गुरुजी ने सिखाया होगा। ठीक है, नहीं सिखाया होगा तो आज सीख लीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। 3/4, इस मल्टीप्लाई को, इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में
कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच जाएगा, 6/5 डिवाइड कर लीजिए, 2 टाइम 3 टाइम, तो ऊपर आएगा 9/5 इंटू 2 हो जाएगा 10। तो पहले स्टेटमेंट कितना आ जाएगा, 9/10। सेकेंड स्टेटमेंट 3 डिवाइड बड़ा ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट को करेंगे 4/5 डिवाइडेड बाई 6, फिर बड़ा ब्रैकेट, आगे 3 डिवाइड, पहले स्मॉल ब्रैकेट को ही सोल्व करना पड़ेगा हमको, 4/5, इस डिवाइड को हम लोग हटाएंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 आएगा। क्लियर है, आगे चलें, ये आएगा 3 डिवाइड 4/30, ठीक है। आगे फर्दर सोल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा 3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में अगर हम लेके जाएंगे तो कितना बनेगा, 30/4, तो ये आ जाएगा हमारा भाई 90/4। 90/4 को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो 2 से कर लीजिए, 2 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, तो कितना आ जाएगा, 45/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45/2 आ जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बड़ा ब्रैकेट 3 डिवाइड, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, ये आएगा 4/5, क्लियर है, डिवाइडेड बाई 6। अब बड़े ब्रैकेट में जो चीजें हैं उसको सोल्व कर लेते हैं, यहां पे बोला है 3, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 5/4, ठीक है। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो बन के आएगा 1/6, तो ऊपर आएगा 15/24, इसको डिवाइड करेंगे 3/8, कितना आएगा, 5/8 आ जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट का जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 5/8 आ रहा है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, कह रहा 3 डिवाइडेड बाई 4, उसके बाद में 5/6, तो डायरेक्ट 5/6 कर लेते हैं। आगे आप करेंगे तो देखो पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा, तो 3 डिवाइडेड 5 इंटू 4 कितना होगा, 20/6, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 3 इंटू 6/20, 2 से काटिए, 3 टाइम 10 टाइम, 9/10, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वाले स्टेटमेंट का भी कितना आ रहा है, 9/10 आ रहा है। तो पूछ रहा है हमसे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भाई देखो पहला स्टेटमेंट, ठीक है, पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट तो इक्वल नहीं है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड इक्वल नहीं है, ये 5/8 है, ये 9/10 है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑल आर इक्वल हो नहीं सकते क्योंकि सब डिफरेंट है, तो बचा एक आंसर, यही हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एंड 4 आर इक्वल, पहले स्टेटमेंट का और फोर्थ स्टेटमेंट का आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यहां भी 9/10 है और यहां भी 9/10 है, क्लियर है। चले आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। रीजनिंग में एक टॉपिक है सिलोक्स, सिलोक्स से क्वेश्चन लिया गया है। हालांकि सिलोक्स को सोल्व करने के दो तरीके होते हैं, रूल वाला तरीका भी होता है, लेकिन रूल वाला तरीका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोग तो दो ही तरीके से सोल्व करते हैं, एक तो वेन डायग्राम से एंड दूसरा 150 मेथड से। तो मैं आपको वेन डायग्राम से सोल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि 150 मेथड मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं आता होगा, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। पहले मैं आपको वेन डायग्राम से करके दिखा देता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भाई 4 स्टेटमेंट हम लोगों को दिए गए हैं, उनके 4 कंक्लूजन है। तो स्टेटमेंट से हमें वेन डायग्राम बनाना है और को बताना है कि कौन सा कंक्लूजन उस स्टेटमेंट में फिट हो रहा है, क्लियर है। चले, पहला स्टेटमेंट है, कह रहा ऑल एनालिस्ट आर रिसर्चर, सभी के सभी एनालिस्ट क्या हैं, रिसर्चर हैं, क्लियर। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है सम रिसर्चर आर पॉलिसी मेकर, कुछ रिसर्चर क्या हैं, पॉलिसी मेकर हैं, क्लियर है। नो पॉलिसी मेकर
थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है नो पॉलिसी मेकर इज एन एक्टिविस्ट। कोई भी पॉलिसी मेकर एक्टिविस्ट नहीं है। यहां पे देखो ए से हमने एनालिस्ट लिख लिया था ना, तो यहां पे पूरा एक्टिविस्ट लिख लेते हैं, एक्टिविस्ट। क्लियर है? नो पॉलिसी मेकर इज एक्टिविस्ट। फोर्थ एंड लास्ट स्टेटमेंट है सम एक्टिविस्ट आर जर्नलिस्ट। कुछ एक्टिविस्ट क्या है? जर्नलिस्ट है। क्लियर है? अब देखो एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट का जो ये वाला पोर्शन है कुछ कॉमन है, ठीक है। रिसर्चर का और पॉलिसी मेकर का ये वाला पोर्शन क्या है? कॉमन है, ठीक है। यानी इसमें कुछ का रिलेशन है। सम रिसर्चर आर नॉट एक्टिविस्ट। कुछ रिसर्चर क्या नहीं है? एक्टिविस्ट नहीं है। देखो एक्टिविस्ट और पॉलिसी मेकर का आपस में झगड़ा है, ये एक दूसरे के घर नहीं आ सकते, बिल्कुल पूरा पूरा झगड़ा है, ठीक है। और रिसर्चर का ये वाला जो पार्ट है, रिसर्चर का ये जो पार्ट है जो मैंने पेंट कर रखा है, तो रिसर्चर का इतना झगड़ा होगा एक्टिविस्ट से। रिसर्चर का मतलब जितना मैंने ये पेंट किया है इतना पार्ट क्या होगा? ये एक्टिविस्ट नहीं होगा, ये एक्टिविस्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? यहां पे एक्टिविस्ट हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो पार्ट रिसर्चर और पॉलिसी मेकर शेयर कर रहे हैं वो वाला पार्ट एक्टिविस्ट का नहीं होगा। यानी पहला कंक्लूजन हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नो एनालिस्ट इज एन एक्टिविस्ट। भाई एनालिस्ट और एक्टिविस्ट के बीच में, एनालिस्ट और एक्टिविस्ट के बीच में आपको नो का रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या? इनके आपस में झगड़ा है, एक दूसरे के घर नहीं जा सकते, ये बिल्कुल गलत है। सर एक्टिविस्ट इसके घर आ सकता है और ये इसके घर जा सकता है पॉसिबिलिटी में। क्लियर है? चलो सम जर्नलिस्ट आर नॉट रिसर्चर। कुछ जर्नलिस्ट क्या है? रिसर्चर नहीं है। कुछ जर्नलिस्ट रिसर्चर नहीं है। भाई देखो रिसर्चर यहाँ पे है, जर्नलिस्ट यहाँ पे है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सम पॉलिसी मेकर्स आर नॉट जर्नलिस्ट। सम पॉलिसी मेकर आर नॉट जर्नलिस्ट। भाई देखो पॉलिसी मेकर और जर्नलिस्ट का कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? सम का है लेकिन वो एक्टिविस्ट का है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि कुछ पॉलिसी मेकर जर्नलिस्ट नहीं है। भाई कुछ नहीं हो सकते लेकिन कुछ तो हो सकते हैं ना, यहाँ पे हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कह रहा है विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, तो भाई ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रूट 1 प्लस क्यूब रूट 2 एज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं कहूं x इज इक्वल टू रूट 1 प्लस क्यूब रूट 2, ठीक है। अगर मैं बोथ साइड में क्या कर दूं? स्क्वायरिंग कर दूं। बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रूट हट जाएगा तो ये बनेगा 1 प्लस क्यूब रूट 2। अगर मैं बोथ साइड में क्यूब कर दूं, पहले एक इक्वेशन और बना लेते हैं फिर करेंगे क्यूब। भाई एक्स स्क्वायर, इस 1 को मैं इधर ला सकता हूं, -1 इज इक्वल टू क्यूब रूट 2। अगर मैं बोथ साइड में क्यूब कर दूं, बोथ साइड में अगर मैं क्यूब कर दूं तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर -1 का क्यूब इज इक्वल टू, भाई देखो क्यूब करूंगा तो ये क्यूब रूट हट जाएगा 2 के ऊपर से, 3 2। क्यूब करूंगा तो ये क्यूब रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -1 का क्यूब इज इक्वल टू 2। तो यहां पे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर -1 क्यूब -2 इज इक्वल टू 0। यही हमसे एग्जाम में पूछा था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? बड़ा आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से उड़ाएंगे, इसमें दिमाग लगाने ही नहीं है ज्यादा। आपने 3 का रूल पढ़ा है, 5 का पढ़ा है, 11 का पढ़ा है, 23 का नहीं पढ़ा है। क्लियर है? तो अगर मेरा कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो हम एलिमिनेशन मेथड यहां पे यूज करेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर, स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ द नंबर 20677। अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो 5 से नंबर कब डिवाइड होता है? जिसकी यूनिट डिजिट 0 या 5 हो। तो यहां पे यूनिट डिजिट देखेंगे क्या है, 7 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होता है? जब किसी नंबर का सम, जब किसी नंबर का जो सम होता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। 6 प्लस 2 कितना होता है, 8 होता है। 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 7 कितना होता है, 15 प्लस 7 होता है 22, और 22 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए ये नंबर पूरा पूरा 3 से डिवाइड नहीं होगा। 11 का रूल क्या कहता है? 11 का रूल ये कहता है कि ऑड इवन जो प्लेस पे डिजिट है उनके डिफरेंस, सॉरी, ऑड इवन प्लेस पे जो डिजिट हैं उनके सम का डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लीजिएगा वो आंसर, वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। जैसे ओड पे देखते हैं भाई, 1 और 3 पे कौन है, 6 है, ठीक है, और 5 पे कौन है, 7 है, तो 8 प्लस 7 कितना होता है, 15 होता है। और इवन पे 2 पे और 4 पे कौन है, 7 है, तो ये कितना होगा, 7। यहां पे डिफरेंस लेंगे इन दोनों का, कितना आ रहा है, यहां पे लिख दे रहा हूं इसको, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इनका डिफरेंस लेंगे 15 माइनस 7 कितना आ रहा है, 8। क्या 8 11 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो बचा क्या, 23, यानी 23 से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? चलो, सिंप्लीफिकेशन का हलवा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन पूरे मैं कहूं पूरे सीसेट के अंदर नहीं है। आपको वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखो, बच्चा बच्चा जानता है कि सर अगर पावर माइनस है तो उसको नीचे ले आओ, बटे में ले जाओ तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट मारूंगा कुछ, तो उसको कैच करने की कोशिश करना कि मैं उसको कैसे कर रहा हूं। मैं एक बार करके बता देता हूं। अगर मैं 1/3 की पावर यहाँ पे माइनस में थी, तो यहाँ के क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, माइनस 1 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सॉरी, ये -1 नहीं होगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 10 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 3 -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड होती है पावर, ठीक है। 3 की पावर कितनी होगी, -9 हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई होगी उसकी, प्लस 0.25, 0.2 का मतलब है, इस पॉइंट से हटाएंगे नीचे आएगा 10, तो आएगा 5, इस 5 की पावर माइनस का 2 है, ठीक है, इंटू 5 स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस में 2 है, प्लस क्यूब रूट 64, तो यहाँ 3 की पावर 10, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूं, 3 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं, इसलिए 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे 1/5 है, 1/5 उसकी पावर 4 है, उसकी पावर 4 है माइनस का, तो 1/5 की पावर माइनस का 4 इंटू 5 की पावर माइनस का 4 प्लस क्यूब रूट 64 क्या होता है भाई, 4 होता है, ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 3 + 1 + 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 और 3 7 और 1 8, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसका जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 8 बनेगी। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बड़ा ही आसान, फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया है, नंबर सिस्टम के फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया है। इतना आसान क्वेश्चन, आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को मैं तो ये कहूंगा कि ऑप्शन से करें, ऑप्शन से अगर आप करेंगे तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। देखो, इस वाली लाइन का कोई मतलब नहीं था, एग्जामिनर ने बस घुमाने के लिए आपको लाइन दी थी। अगर आपको मतलब फिर भी जानना है तो मैं आपको बता देता हूं। कह रहा था डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द स्क्वायर ऑफ द नंबर बाई 1। कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है ना, नंबर स्क्वायर न्यूमरेटर स्क्वायर -1 है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है भाई, देखो डिनोमिनेटर इजिकल टू न्यूमरेटर क्या होता है, ये होता है डिनोमिनेटर, क्या होता है, नीचे वाला होता है, ये क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, ये क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। क्लियर?
तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यूमरेटर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना होता है 8। तो ये क्या आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। बस ये लाइन कहा गया था इसने, और कुछ नहीं कहा था। ये हमारे क्वेश्चन से इररिलेवेंट है, इसको अगर आप काट भी देंगे तो भी हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, अगर आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हो, देन द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन, यानी जो फ्रैक्शन आएगी वो ज्यादा होनी चाहिए 1/3 से। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं हम, 3/8। इसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 3 + 2 अपॉन 8 + 2, 3 + 2 अपॉन 8 + 2 कितना आएगा 5/10। तो ये आ रहा है 1/2। 1/2 बड़ा होता है किससे, 1/3 से। बिल्कुल सही बात है, 1/3 से बड़ा होता है 1/2। कैसे सर, 0.5 बड़ा होता है 0.333 से। क्लियर है, चलो आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि इफ 3 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आप 3 घटाओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, तो रिजल्टिंग फ्रैक्शन जो होगी पॉजिटिव होगी, लेस देन 1/10, मतलब 1/10 से कम होगी। अगर हम 3 माइनस करते हैं, अगर हम 3 माइनस करते हैं तब, तो 3 - 3 अपॉन 8 - 3 इजिकल टू 0/5 बाई, अगर न्यूमरेटर में 0 होता है तो वो डिनोमिनेटर वाले नंबर को भी क्या कर लेता है, अपने आप में समा लेता है। तो यहाँ पे 0 बड़ा होगा, बड़ा होगा क्या 1/3 से, सॉरी 1/10 से, 1/10 से। अब आप मुझे बताओ 1/10 बड़ा होगा कि 0 बड़ा होगा, तो आप कहेंगे सर 1/10 बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे उसने बोला था कि लेस होना चाहिए, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है, सेकेंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 4/15। सेकेंड ऑप्शन 4/15 है। पहले हम 2 ऐड करेंगे, तो 4 + 2 कितना होता है भाई 6 होता है, और 15 + 2 कितना होता है 17 होता है। 6/7 बड़ा होता है भाई 1/3 से, बिल्कुल सही बात है। 6/17 बड़ा होता है 1/7 से, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, -3 अगर हम करते हैं दूसरी वाली लाइन, अगर -3 सब्सट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, तो जो पॉजिटिव हमारा जो फ्रैक्शन होगी पॉजिटिव होगी, लेकिन कम होनी चाहिए 1/10 से। तो आप -3 करिए, तो यहां पे ऊपर आएगा 1/12। क्या 1/12 छोटा होता है कि बड़ा होता है 1/10 से, तो आप कहेंगे सर 1/12 जो होता है ना, वो होता है 0.008 करके कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो इससे तो सर 0.1 ही बड़ा होता है, 0.1 ही बड़ा होता है। क्लियर है, तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.008 से बड़ा होता है 0.1। तो ये सेकंड वाली जो हमारी कंडीशन थी ये भी फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए सही आंसर क्या बन जाएगा, 4/15 बन जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मतलब मैथमेटिक्स से ही है। द नंबर 1/√3 + √2 इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए किसके इक्वल है। अगर, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, 1/√3 + √2, अगर मैं ऊपर नीचे √3 माइनस √2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूं, और √3 माइनस √2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, ये आपस में कट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हमने किया क्यों है, ऐसा इसलिए किया है हमने, a + b और a - b क्या होता है, a² - b², हमने ये फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे √3 माइनस √2, भाई ये क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर। तो √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, भाई इसको हटाएंगे तो 3 - 2 आएगा, तो यहाँ एंड में क्या आएगा, √3 माइनस √2। तो जो कि हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। इस तरीके से सीरीज चल रही है 1/99 इंटू 100 से। क्लियर है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है? 1/n n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n प्लस 1। क्लियर है? अब यहां पे भी यही चल रहा है इस सीरीज में। कैसे? देखो 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1, मैं डायरेक्ट 2 लिख देता हूं, है ना। इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास में जो आपको बिल्कुल बेसिक से करा दूं, तो 2 डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। प्लस 1/2 ये हो जाएगा, ठीक है, वही 1/2 हो जाएगा ये 1/2 माइनस 1/3, फिर आगे जाएंगे 1/3 हो जाएगा 1/3। ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं। माइनस 1/4 प्लस 1/4, इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा। आगे आएगा माइनस 1/99 प्लस 1/99 प्लस माइनस 1/100, सॉरी माइनस 1/100। भाई देखो ये आपस में सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। एट द एंड बचेगा क्या? 1 माइनस 1/100। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। एलसीएम कितना आएगा? 100 आएगा। 100 माइनस 1 क्या होता है? 99/100। भाई 99/100 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 0.99। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा टाइप। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम? हमें पकड़ना ही नहीं था, प्रोडक्ट पूछा है। किन्हीं दो नंबर समझ लीजिए, एचसीएफ एलसीएम अगर मैंने काट दिया है तो प्रोडक्ट बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर का। ठीक है, तो 225 इंटू 108। भाई देखो ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा कि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो कैलकुलेशन मुझे कम करनी है। कैसे करूंगा? 225 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? 22500। अब 225 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कितना आएगा? 1800। इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 24300। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी बन जाएगा इसका सही आंसर। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था। अभी 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हम लोग कर चुके जो बहुत ही आसान थे। क्लियर है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन हमने हूबहू सेम टाइप के क्वेश्चन क्लास में एक्सप्लेन भी किए हैं। जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो स्टूडेंट बोले थे सर ये फालतू के टाइप है, आप इस टाइप को क्यों पढ़ा रहे हो, ये हमारे एग्जाम से इररिलेवेंट है। मैंने कहा था कि कुछ सर्टेनिटी नहीं है सिविल सर्विसेज एग्जाम में कहां से क्या पूछ ले जाए। तो देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से टाइप 3 कोइन बेस्ड क्वेश्चन आया है, इसको हम कैसे मतलब एग्जाम में टैकल कर सकते थे बिना एक्स माने। इन अ बैग द रेशियो ऑफ 1 रुपीज कॉइन टू 2 रुपीज कॉइन इज 4:5। एक बैग है, उसमें 1 रुपए का सिक्का है और 2 रुपए के सिक्के हैं, उनकी जो वैल्यू है 4:5 है। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ दीज कॉइन्स इज बैग, मतलब जो टोटल जो वैल्यू हो गई है रुपए में वो कितनी है? 630 है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन इन द बैग? बैग में 1 रुपए कॉइन की कितने नंबर है ये बताना है। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन इन द बैग? बैग में 1 रुपए के कितने सिक्के हैं ये बताना है। ठीक है जी, बैग में 1 रुपए का सिक्का है और दूसरा 2 रुपए का सिक्का है। नंबर ऑफ कॉइन की अगर मैं बात करूं तो कितने हैं? इसके पास 4 हैं, इसके पास 5 हैं। क्लियर? अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 1 4, यहां पे कितनी वैल्यू हो जाएगी? 5 इंटू 2 10। यानी वैल्यू जो बन रही है कॉइन की वो कितनी बन रही है? 4 बन रही है 1 रुपीज की, 2 रुपीज की कितनी बन रही है? 10। टोटल कितनी वैल्यू हुई? 14 यूनिट। कितनी हुई? 14 यूनिट। और ये 14 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
भाई बैग में जितने रुपए हैं उसी को तो रिप्रेजेंट करेगा। भाई 7 से काट लो, 7 नम 63, 7 दूनी 14, ठीक है। 2 से काटो, 2 तार 2 चौक 8, ठीक है। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 45 को। और हमसे पूछा क्या था कि 1 रुपए के कॉइन बताइए कितने हैं, तो वैल्यू कितनी है 4 है। एक की वैल्यू 45 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू होगी 180। तो कॉइन कितने होंगे उस बैग में 1 रुपए के, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज से ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला मैं बता देता हूं, लेकिन फॉर्मूले से हम लोग इसको सोल्व नहीं करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा। नेट परसेंटेज चेंज के लिए, परसेंटेज चेंज के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, कौन सा होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100%। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा। इंक्रीज के लिए प्लस यूज करते हैं, डिक्रीज के लिए माइनस यूज करते हैं। इंक्रीज के लिए प्लस यूज करते हैं और डिक्रीज के लिए माइनस यूज करते हैं। क्लियर है, आप फॉर्मूले से कर लीजिएगा। लेकिन कम समय में हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं वो एक बार सीख लीजिए। हमें मतलब नहीं है सर इन सब चीजों से, कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है इंक्रीज हुआ कितना और डिक्रीज हुआ कितना। मान लीजिए एरिया जो था रेक्टेंगल का वो कितना था, अपने आप में 100 था। क्लियर है, वो इंक्रीज हुआ, भाई एरिया अपने आप में 100 था, इंक्रीज हुआ 10% से, तो अब वो एरिया कितना हो गया होगा, 110 हो गया होगा। इनटू, अब कह रहा है कि भाई जो है ब्रेथ जो है उसकी एरिया की वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है कितने से, 10% से। यानी एरिया पहले 100 था, अब 10% से डिक्रीज हुआ है, तो कितना हो गया 90। यानी 100 में से 10% कितना होता है, 100 का 10% 10 होता है, तो 100 में से 100 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कितना आएगा, 99 आएगा। यानी अब जो एरिया है 99 हो गया। यानी पहले जो एरिया था वो 100 था, अब 99 हो गया है, तो कितना डिक्रीज हुआ है, 1% डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है, 1% डिक्रीज हुआ है। क्लियर है, आप फॉर्मूले से भी कर लीजिएगा, आपका आंसर फॉर्मूले से भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और ये वाला जो तरीका होता है इसको हम बोलते हैं ओएसएम। ओएसएम मतलब ऑफिसर स्टाइल मेथड। आइए, मीन का मतलब होता है एवरेज, एक किस्म का एवरेज ही होता है मीन, ठीक है। तो हम मीन को ऐसे कर देते हैं, एवरेज में कहानी हम सारी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। द मीन ऑफ अ सेट ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 15। कह रहा है कि 10 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो 15 है। भाई 10 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका जो एवरेज दिया है यानी मीन दिया है वो 15 दिया है। अच्छा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपको एवरेज चाहिए तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, अगर आपको सम चाहिए तो क्या करते हो, एवरेज इंटू नंबर करते हो। क्या करते हो, एवरेज इंटू नंबर करते हो। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। अब कह रहा है इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, कह रहा है कि मीन जो है ना फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का 12 है। भाई स्टार्टिंग के जो 4 ऑब्जर्वेशन है उनका जो मीन दिया है 12 दिया है। क्लियर है, कह रहा है देन व्हाट इज द मीन ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशन, लास्ट वाली इन 6 ऑब्जर्वेशन का मीन बताइए क्या होगा, यानी एवरेज बताना है ओवरऑल क्या होगा। आप मुझे बताइए 10 नंबर का जो एवरेज है वो 15 है, अगर मुझे सम चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 नंबर से, कितना बन जाएगा 150। यानी जो सम आया है वो कितना आया है, 150 आया है। ये कैसे किया मैंने, इस फॉर्मूले से किया है, एवरेज इंटू नंबर। भाई एवरेज हमें 15 दिया था, नंबर कितने हमारे पास 10 नंबर है, तो यहाँ पे सम कितना आ गया 150। यहाँ पे बोला है कि एवरेज जो है फर्स्ट 4 नंबर का वो कितना था 12 था, अगर मुझे सम चाहिए तो मैं क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पे जो सम आ जाएगा वो कितना आएगा 48। भाई सम टोटल 10 ऑब्जर्वेशन का 150 था, 48 जो सम है वो स्टार्ट के 4 नंबर का है,
तो यहां पे 6 नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा, 102 होगा। 102 क्या होगा, सम होगा। अब हमसे पूछा है एवरेज, क्या पूछा है, एवरेज। तो सम कितना है, 102, कितने नंबर का, 6 नंबर का। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, कितना आएगा 17। यानी लास्ट के 6 नंबर का, जो बचे हुए लास्ट 6 नंबर थे उनका जो एवरेज होगा यानी मीन जो होगा वो कितना आएगा, 17 आएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर फील्ड ऑफ अ रेडियस, मान लीजिए कोई सर्कुलर फील्ड है, इसका जो रेडियस दिया है ना वो 70 फीट दिया है। कितना दिया है, 70 फीट दिया है। इज टू बी एनक्लोज्ड बाय अ वॉल, ठीक है, किसी वॉल से लगा है, मान लीजिए कोई वॉल होगी, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 50 पर स्क्वायर फुट, मतलब कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है ना वो 50 रुपए पर स्क्वायर है, स्क्वायर फुट है, ठीक है। और जो बजट है 77,000 का है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, हाइट पूछा है, दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद दैट अमाउंट, मतलब इस अमाउंट में कितनी हाइट वो लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगर बजट की बात करें, ठीक, एरिया क्या होता है भाई, एरिया क्या होता है, मैं सिंपल मतलब जो एग्जाम में अप्रोच हम लोग यूज कर सकते हैं वो वाला तरीका आपको बता रहा हूं। हालांकि तरीके तो बहुत सारे हैं हमारे पास में, लेकिन आप वो तरीका सीखिए जो सबसे आसान हो। एरिया इजिकल टू, एरिया अगर आप निकालोगे तो बजट अपॉन कॉस्ट। बजट कितना है 77,000 का, कॉस्ट कितनी है 50 रुपी पर स्क्वायर फुट। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 1540 इसको फिट आएगा, कितना आएगा, स्क्वायर फिट आएगा। 1540 स्क्वायर फीट क्या आ गया, एरिया आ गया। क्लियर है। अब देखो हाइट इजिकल टू क्या होता है, हाइट इजिकल टू क्या होता है, एरिया अपॉन सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है भाई, सर्कल की परिधि। ये क्या होती है, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ना इसके चारों तरफ की आ, ये जो होती है चारों तरफ की जो मतलब मेजरमेंट करते हैं इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। एरिया कितना है यहाँ 1540। सरकमफ्रेंस क्या होती है, किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r होती है। तो 1540 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और r की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी थी, कितनी थी भाई 70 फीट। से 7 से काटेंगे 10 टाइम, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जा रही है, उसको हम देख लेंगे। 1 0 से 1 0 गया, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 कम 2, 2 कम 2, 11 सत्ते 77, ठीक है। तो 7/2, 7/2, 7 को 2 से जाएंगे तो कितना आएगा 3.5, 3.5 फीट आएगा। यानी हाइट जो होगी, जो हाइट कंस्ट्रक्ट हो सकती है इतने कॉस्ट में यानी इतने बजट में, वो कितनी हो सकती है 3.5 फुट हो सकती है। आंसर भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। बड़े ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एन इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर कौन कौन हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। ये क्या होंगे, इवन इंटीजर होंगे। क्लियर है। अब कह रहा स्टेटमेंट 1, 3n इज एन इवन इंटीजर। तो देखो किसी ओड नंबर की इवन नंबर के साथ में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो एट द एंड आना इवन ही है, तो इवन इंटीजर ही आएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि n+1 इज एन ओड इंटीजर। n की वैल्यू कितनी है, आपको उससे 2, 4 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, इवन इंटीजर कोई सा भी ले सकते हो आप। तो 2+1, अगर आप किसी भी ओड नंबर के साथ में इवन नंबर को ऐड करते हो तो एट द एंड आएगा क्या, ओड ही इंटीजर आएगा। एट द एंड ओड ही इंटीजर आएगा। तो स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल सही है। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा कि ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। क्लियर है। चले, यहां पे भी एवरेज क्वेश्चन है यानी अर्थमेटिक मीन पूछा है कि एंगल ऑफ हेक्सागोन, एंगल ऑफ अ हेक्सागोन, हेक्सागोन कैसा होता है भाई, जिसकी 6 भुजाएं हों। जैसे हेक्सागोन अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है, ये भी, ये भी,
ये हेक्सागोन की 6 भुजाएं होती हैं, तो मैं कह सकता हूं कि n इज इक्वल टू 6 साइड। n इज इक्वल टू कितनी होती हैं? 6 साइड होती हैं। क्लियर है? n इज इक्वल टू 6 साइड होती हैं। तो यहां पे इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा? n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो n की वैल्यू 6 माइनस टू इंटू 180 डिग्री, तो ये आएगा 4 इंटू 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल कितना आएगा? 720 आएगा। अर्थमेटिक मीन पूछा है। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज ही एक किस्म का। ठीक है, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितनी है भाई? 720 डिग्री। नंबर कितने हैं? 6 है, यानी 6 साइड है 6, तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर? अगर आपने नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन टॉपिक, यानी नंबर सिस्टम अगर स्टार्ट होता है तो पहले आपको नंबर लाइन समझाई जाती है। नंबर लाइन से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आइए देखते हैं। भाई नंबर लाइन कैसी होती है? ऐसी होती है सर। यहाँ 0 होता है, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 2 3, कुछ इस तरीके से इन्फिनाइट तक। क्लियर है? यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स होते हैं 3 4, यहाँ भी 4 लिख लो एक। ठीक है, कहाँ तक होते हैं सर? इन्फिनाइट तक। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और 0 क्या होता है? नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या होता है? नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसको हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब जितने की हमें जरूरत है हम उतने ही यहां से लेंगे, बाकी नेचुरल नंबर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स मैंने बता ही चुका हूं आपको। क्लियर है? हमसे पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स। भाई ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? -1 होता है। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? -1 होता है। एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस पूछा है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होगा। तो 0 माइनस -1 क्या हो जाएगा? +1। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारी जो टेस्ट सीरीज थी एपीएससी की, वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन कॉपी हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी था इस तरीके का, तो वहां से ये कॉपी कह सकते हैं या फिर हूबहू सेम क्वेश्चन है ये बोल सकते हैं। ठीक, √2 की वैल्यू हमको दी है 1.414, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2 + 1 अपॉन √2 - 1। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को कैसे टेकल कर सकते थे एग्जाम में? √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। मैं ऊपर नीचे अगर √2 + 1 न्यूमरेटर में, नीचे √2 + 1, इससे अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। क्यों? ऐसा क्यों किया? मैंने a² - b² का फॉर्मूला बनाया, इसलिए ऐसा किया। ऊपर क्या बन जाएगा? √2 + 1 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। डिवाइड में बनेगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a², यानी ये 2 हो जाएगा। b² 1 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 2√2। क्लियर? 2√2। यहाँ पे 2 - 1 बन जाएगा, ऊपर आएगा 3 + 2, और √2 की वैल्यू रख दीजिए कितनी है? 1.414। √2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है, तो मैंने √2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी। नीचे 2 - 1 क्या होगा? 1 होगा। तो 3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, तो
तो कितना बन जाएगा 5.828। तो यहाँ पे जो वैल्यू बन के आएगी कितनी आएगी 5.828। आंसर डी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 9 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाई 7? यानी इस 9 की पावर 100 का मतलब क्या है? 9 की पावर 100 का मतलब है 9 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4, ऐसे चलते चलते 9 की पावर 100 टाइम है। इसका मतलब क्या हुआ? 9 की पावर 100 टाइम है। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं 9 की पावर 1 को, यानी 9 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आता है सर 2। क्लियर है? अगर 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 यानी 81 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 4। क्लियर? 9 की पावर 3, 729 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। वहीं अगर मैं 9 की पावर 4 को डिवाइड करूंगा 7 से, 9 की पावर 4 को डिवाइड करूंगा 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। यानी एवरी आफ्टर पावर 3, हर पावर 3 के बाद में रिमाइंडर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, जो ये पावर दी गई है 100, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं 3 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा? 1 आएगा। देखो 3 से इसको काटोगे, 3 3 जा 9 बचा 10, 3 3 जा 9 बचा कितना? रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, तो यहां रिमाइंडर 1 आया। तो ऊपर मैं ये कह सकता हूं, तो 9 की पावर 1 आया और 9 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करोगे, अभी करके दिखाया था, कितना आया? रिमाइंडर 2 आया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग से, पजल से क्वेश्चन है। 5 डिपार्टमेंट हैव बीन अलॉटेड टू 5 ऑफिसर ए बी सी डी ई। क्लियर है? ए बी सी डी एंड ई 5 डिपार्टमेंट है, उनको 5 ऑफिसर अलॉट हुए हैं। क्लियर है? 5 ऑफिसर हैं, 5 डिपार्टमेंट अलॉट हुए हैं। तो भाई ऑफिसर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी सी डी ई, ये क्या हो गए? ऑफिसर हो गए। क्लियर है? इनको कुछ डिपार्टमेंट अलॉट हुए। एज नोट इन फाइनेंस, मैं डिपार्टमेंट भी बना लेता हूं। फाइनेंस, कितने डिपार्टमेंट है? फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन। क्लियर है? भाई ए फाइनेंस में नहीं है तो हेल्थ में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है। क्लियर है? बी इज आइदर हेल्थ और एजुकेशन, बी या तो हेल्थ में है या फिर एजुकेशन में है। सी इज नॉट इन द सेम डिपार्टमेंट एज डी, सी उस डिपार्टमेंट में नहीं है जिसमें डी है। ई इज इन फाइनेंस, ई फाइनेंस में है तो एजुकेशन में और हेल्थ में नहीं होगा। क्लियर है? एजुकेशन इज नॉट असाइंड टू आइदर ए और डी, ना तो ए को एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला है और ना ही डी को मिला है। क्लियर है? तो भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला किसको? सर एजुकेशन डिपार्टमेंट बी को मिल सकता है, सी को मिल सकता है। ठीक है, कह नहीं सकते। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? बी इज इन हेल्थ। भाई देखो बी हेल्थ भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकता है। क्लियर नहीं कह सकते कि बी हेल्थ में है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। ए इज इन एजुकेशन, ए एजुकेशन में, भाई उसने पहले ही बोला है कि एजुकेशन में जो है ए और डी नहीं हो सकते, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। डी इज नॉट इन एजुकेशन, बिल्कुल यहां पे बोला था कि एजुकेशन में ए और डी नहीं है, तो सी सही आंसर होगा, इसका डी आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? बड़ा आसान क्वेश्चन था। चले, 2023 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। कह रहा था चेयरमैन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी अराइव्ड एट द इंटरव्यू हॉल एट 10 मिनट टू, ठीक है, 12:30। ठीक, इसका मतलब है 10 मिनट टू 12:30 PM। इसका मतलब है 12:30 PM, 10 मिनट टू, इसका मतलब होता है 12:20। क्लियर है? 12:20। अब कह रहा है कि जो चेयरमैन साहब हैं वो 20 मिनट पहले आ गए हैं, अदर मेंबर से 20 मिनट पहले आ गए हैं, तो प्लस
20, तो 12:40 हो रहे होंगे। 12:40 हो रहे होंगे। अब अदर मेंबर हु अराइव्ड लेट बाई 30 मिनट ऑफ द शेड्यूल टाइम, मतलब जो अदर मेंबर हैं वो शेड्यूल टाइम से 30 मिनट लेट आए, यानी -30। तो अब जो टाइम हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 12:10 हो रहा होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एट व्हाट टाइम द इंटरव्यू वाज शेड्यूल, बताइए इंटरव्यू किस टाइम शेड्यूल किया गया था। तो 12:10 पर 12:10 पर इंटरव्यू शेड्यूल किया गया था। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन से उड़ाएंगे, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो अगर आप थर्ड स्टेटमेंट देखोगे ना, मतलब आप एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे। अ कमिटी ऑफ 5 मस्ट इंक्लूड 3 इंस्ट्रक्टर फ्रॉम अमंग्स V, W, X, Y and Z and 2 technician from amongst अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। क्लियर भाई? एक कमेटी है, ठीक है जी, यहां पे दिए गए हैं भाई इनके नाम, 2 टेक्नीशियन है, ठीक है, उनके नाम ऐसे करके दिए गए हैं। जेड सर्व ओनली इन अल्फा, जेड अल्फा के साथ काम करता है, ठीक है, मतलब अल्फा के लिए काम करता है। एक्स, एक्स, वाई एंड डेल्टा, ठीक है, वी प्लस डब्ल्यू एक साथ काम करते हैं, ठीक है, ना तो अल्फा ना बीटा सर्व करते हैं जहां पर गामा सर्व करता है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा वहां काम नहीं करते जहां पर गामा काम करता है। क्लियर है? तो यहां पे ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो V एंड W तो है ही नहीं, तो ऑप्शन देखो V और W साथ काम करने चाहिए, लेकिन डी ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे V एंड W साथ में नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यहां भी नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में कुछ और कंडीशन देखते हैं भाई, अगर X है तो यहां पे डेल्टा क्या कर रहा है, क्योंकि जहां X होगा वहां Y और डेल्टा होगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचा एक ही, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैसे सही होगा इसको आइए प्रूफ करते हैं। V और W साथ में होंगे, बिल्कुल सही बात है सर। Y, सर X की जगह बाई और डेल्टा होंगे, X की जगह बाई और डेल्टा होंगे, सही बात है सर। Z की जगह क्या होंगे, अल्फा होंगे, Z की जगह क्या होंगे, अल्फा होंगे, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है जी, आइए डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। बस हमें वो इंफॉर्मेशन लेनी है जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, अदर इंफॉर्मेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। कह रहा रीड द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 64 एंड 65। आप देखेंगे इन द ईयर 2024 में, क्लियर है, द कमीशन अर्न्ड बाई सेल्समैन डी वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर ऑफ द कमीशन अर्न बाई सेल्समैन ए। कह रहा है कि डी ने, सेल्समैन डी ने कितने ज्यादा कमीशन अर्न की है सेल्समैन ए से। भाई देखो 24 में डी कहां पर है, यहां पर है, ए कहां पर है, यहां पर है, कितना ज्यादा इन लोगों ने मतलब डी ने ए से कितना ज्यादा इनकम कमीशन जनरेट किया है, तो आप कहेंगे सर 5200। कैसे सर, देखो यहाँ पे 800 को माइनस करोगे यानी 600 को माइनस करोगे 800 से, तो कितना आएगा 200। यहाँ पे 29 में से 24 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5000, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 5200 ज्यादा इनकम जनरेट किया है डी ने, किससे, ए से। ए का कितना इनकम है 24,600, परसेंटेज बताना है इनटू 100, जीरो से जीरो काट दो, 2 कम 2 2 4 और 2 3 6, 2 4 2 6 12, ठीक है जी, कट कर लो। अप्रोक्स में खेलना, अप्रोक्स में 12। देखो यहां पे ध्यान से देखो, 260 को 123 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा पक्का, बचेगा कितना यहां पे फिर, ठीक है
46 जाएगा, यानी 14 बच रहा है, यानी 140 बच रहा है। यहाँ पे 140 हो गया। 140 को अगर 123 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 21 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन बी 21.14। यही मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर बन जाएगा। अप्रोक्स में ही खेलना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। अगर आप पूरी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो 4 से 5 मिनट आपके लग सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी मतलब डाटा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, इन द ईयर 2023 द कमीशन ऑफ द सेल्समैन वी, 23 की बात कर रहे हैं, सेल्समैन बी 28,000 was approximately what percent the total commission earned by the 5 salesmen। इन 5 सेल्समैन में से बी ने कितने परसेंट कमीशन अर्न किया है, ये हमें बताना है। कितने परसेंट कमीशन अर्न किया है भाई, इनका सबका सम करना पड़ेगा हमको, तभी हम बता पाएंगे। इनका सम कर लीजिए, कितना आएगा भाई, 60 ये है, 100 ये है, 160 और 800 कितना हो गया भाई, 960, तो 960 जी बिल्कुल। 30 और 30 हो गया 60, यहाँ पे भी 30 बना लो, इसको कितना हुआ भाई 90, और 28 और 28 कितना होता है 56, तो 90 प्लस 56 कितना होता है 146। क्लियर है। अब बी कितने परसेंट है, बी कितना है 28,000 है, 28,000 है। टोटल का, टोटल का कितने परसेंट है 146,960 इंटू 100। अगर मैं देखो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही है यहाँ पे, इस कैलकुलेशन को हम कम करेंगे। कैसे कम कर सकते हैं, हम इसको 14696 को क्या लिख सकते हैं 2800 147 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसको डिवाइड कर लो, कितने से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको, 7 से कर सकते हैं, 7 चौक 28। ठीक है, यही पूछा था ना, वो कितने परसेंट अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट है, तो हाँ ये कितना बना 7 चौक 28, 00 402 इंटू 100 डिवाइड कर लो, कितने परसेंट 21 से काटेंगे, 1 टाइम जाएगा। ठीक है 1 टाइम जाएगा, उसके बाद में 19 बचेगा, तो 190 हो जाएगा, 190 हो जाएगा उसके बाद में। ठीक है 21 नामा कितना होता है भाई 18, 189। ठीक है तो इसका 19% अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 19%, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट किस पे अर्न करता है, कॉस्ट प्राइस पे, है कि नहीं। प्रॉफिट अर्न किया कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे अर्न करेगा प्रॉफिट। मान लीजिए सीपी 100 था, अब इसको 15% का क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, तो वो कितना बन गया 115 बन गया, 115 बन गया। क्लियर है। अब सेलिंग जो है बुक 10% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट रेट पर, एमआरपी पर। ठीक है, डिस्काउंट किस पे देते हैं, एमआरपी पर देते हैं। मान लीजिए जो एमआरपी था वो भी क्या था 100 रुपीज था, 10 का डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा 90। अब उसने ये पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटिंग प्राइस। प्रिंटिंग प्राइस एमआरपी होता है। ठीक है, तो बस डिवाइड कर लीजिए, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। इसको जब हम कट करेंगे तो रेशियो कितना आएगा 18:23 आएगा। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से कह रहा है द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ अ डिपार्टमेंट स्टोर फॉर 4 months in thousand। रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 67 एंड 68। इनकम दी है 1000 में, मंथ दिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ग्रोसरी वेजिटेबल यूटेंसिल बेवरेजेस। ठीक है, क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ द स्टोर पर मंथ फ्रॉम यूटेंसिल्स पर मंथ। ठीक है,
पर मंथ एवरेज यूटेंसाइल की इनकम बतानी है 4 मंथ की। तो ऐड करेंगे 5 5 होता है भाई 10, 0 कैरी 1, ठीक है जी। 8 2 10 6 16 और 8 होता है 24 का 4, 24 का कितना बन जाएगा 0, 24 का बन जाएगा 4, ठीक है। कैरी 1 और 1 ये वाला, टू कैरी 2 और 1 ये वाला कितना बन जाएगा 34, यानी 34 इसका हमसे पूछा है 4 महीने का एवरेज पूछा है। तो एवरेज क्या होता है भाई, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो कितने सम है, तो 34, क्लियर है। सम कितना है 34 है, नंबर कितने हैं 4 है। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.50। आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द स्टोर ऑफ द एंटायर 4 मंथ पीरियड इज कमिंग फ्रॉम द सेल ऑफ बेवरेजेस, ठीक है। परसेंटेज जो है टोटल इनकम स्टोर मतलब इसकी भी इसकी भी इसकी भी और इसकी भी, ठीक है, एंटायर 4 मंथ पीरियड की। तो बेवरेज के कितने परसेंट है, मतलब बेवरेज वाली जो इनकम है टोटल इनकम की कितने परसेंट है। तो भाई देखो ऐड करना पड़ेगा हमें पहले, कर लीजिए 4 6 9 10 कैरी 1, 4 6 7 8 और एक 9 90, ठीक है। ए 3 5 5 10 कैरी 1, डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे 10 16 और ये तो अभी ऐड किया था हम लोगों ने 34 आया था, ठीक है। 5 10 8 और 2 कितना होता है 10 होता है, और 10 होता है भाई 20 कैरी 2, ठीक है। 2 कैरी जो होता है इसमें ऐड कर लीजिए 6 और 6 हो जाएगा 12 और 5 17 और 4 होता है भाई मेरे 21, ठीक है। 210, 7 और 3 10, तो 12 और 4, 12 और 4 कितना होता है भाई 16 कैरी 1, 1 और 1 2 11 कैरी 1, ठीक है। 1 3 4 416, इन सबको ऐड करना है हमको, ठीक है। तो भाई ये आएगा 416 210 34 90 10 कैरी 1 10 4 14 और एक 15 कैरी 1 715। टोटल जो आ रहा है कितना आ रहा है 715 आ रहा है। तो इसमें से बेवरेजेस कितने परसेंट है, बेवरेजेस कितना है 90 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 100, काट लीजिए, किससे काटेंगे 5 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है जी। 5 से क्या करना है हमको, इसको डिवाइड करना है 5 से। तो आंसर कितना बनेगा 25 से काटो 3 75 सुखा 100 3 3 9 4 3 12, तो कितना बन रहा है 12%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x एंड y आर टू इंटीजर एंड, पहला कंडीशन दी है इसमें कि x और y एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। सेकंड दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 0, क्या दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x एंड y, x इंटू वाई। देखो x और y क्या है, दो इंटीजर है। जब सम फिक्स हो, यानी कभी भी सम फिक्स हो कांस्टेंट हो, तो प्रोडक्ट जो होगा मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों नंबर इक्वल हो तभी प्रोडक्ट क्या होगा मैक्सिमम होगा। या फिर ये हो सकता है कि वो दोनों नंबर जो इक्वल हैं उनके नियर बाई हो। जैसे मान लीजिए ये 10 प्लस 10 है तो कितना होगा 20, ठीक है। अब उसने कंडीशन दे दी है पहले ही कि x और y इक्वल नहीं हो सकते, तो ये तो लगेगा नहीं। तो यहां पे या तो मैं x को 9 मान लू, ठीक है, y को क्या मान लू 11 मान लू, तो भी आ रहा है एट द एंड 20। या ये भी हो सकता है सर मैं x को 11 मान लू और इसको 9 मान लू तो भी 20 आएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा था कि x और y क्या होंगे, या तो x को 11 ले लीजिए y को 9 ले लीजिए। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी
एक्स वाई की कितनी होगी 99 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर सिलोक्स का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आए इस बार, ठीक है। ऑल पोइट आर क्रिएटिव, सभी के सभी पोइट क्या हैं, क्रिएटिव हैं, ठीक है। सम क्रिएटिव पीपल आर फिलोसोफर, दो स्टेटमेंट दिए, दो कंक्लूजन दिए, हमें ये बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। भाई स्टेटमेंट पढ़ के हमने वेन डायग्राम बना लिया है, अब हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा। सम पोइट आर फिलोसोफर, कुछ पोइट फिलोसोफर हैं, फिलोसोफर, ठीक है। भाई देखो पोइट और फिलोसोफर के बीच में कोई आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है, पोइट और फिलोसोफर के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड, सम फिलोसोफर आर क्रिएटिव, भाई ये आप अगर ध्यान से देखेंगे क्रिएटिव और फिलोसोफर का ये वाला जो पार्ट है, क्रिएटिव और फिलोसोफर का ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, कॉमन है, यानी कुछ पार्ट क्या है, कॉमन है फिलोसोफर और क्रिएटिव का, तो सही कंक्लूजन सेकंड क्या होगा, सही होगा, तो सही आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का। क्लियर है, चले आइए देखते हैं इसको एक बार। दो फ्रेंड है, स्टार्ट कर रहे हैं वॉकिंग साइमल्टेनियसली टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। चलिए जी, दो दोस्त हैं, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ये यहां से चलना स्टार्ट करते हैं और ये यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है साहब, चले। अब कह रहा है कि वन फ्रेंड टेक अ डेटोर, मतलब एक फ्रेंड जो है घूम कर जा रहा है। क्लियर है। आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर, पहले वो 40 मीटर चला। डायरेक्शन तो आपको क्लियर होंगी, चार मेन डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। उसके बाद में टर्न लिया उसने राइट 15 मीटर, अब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, यहां से राइट टर्न लोगे 15 मीटर, इधर चलोगे। अब आप साउथ की तरफ जा रहे हो, ध्यान रखना। देन लेफ्ट टर्न 25 मीटर, उसके बाद चले 25 मीटर, ठीक है। देन फाइनली टर्न लेफ्ट, अब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न ले लिया, ठीक है। एंड रिटर्न अगेन, रिटर्न टू द ओरिजिनल रोड। देखो ओरिजिनल रोड जाने के लिए आपको 15 मीटर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने टर्न लिया है तो ओरिजिनल रोड पे पहुंचने के लिए 15 मीटर ही चलना पड़ेगा। क्लियर है। अब कह रहा है कि दोनों फ्रेंड जो है ना कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, यानी स्पीड क्या दोनों की फिक्स है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम एट द मोमेंट द फर्स्ट फ्रेंड रिटर्न टू द रोड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं लोगों की, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन को हम ये कर सकते हैं कि भाई देखो ए ने जो ट्रेवल किया है, ए ने जो ट्रेवल किया है वो कितना किया है, 95 मीटर किया है। कैसे, 40, 15, 25 और 15 कर देता हूं। 40 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 25 मीटर प्लस 15 मीटर, ये क्या होता है, 95 मीटर होता है। क्लियर है। ए अगर फॉरवर्ड चलता, यानी ए टर्न ना लेता, तो फॉरवर्ड कितना चलता, ए फॉरवर्ड कितना चलता, ए फॉरवर्ड चलता सर 40 प्लस 25, 40 प्लस 25 इक्वल टू 65 मीटर चलता। कितना चलता, 65 मीटर चलता। क्लियर है। बी टोटल कितना चला, बी ट्रेवल किया कितना टोटल, बी टोटल ट्रेवल, अगर सर ए 95 मीटर चला है तो बी भी 95 मीटर चलेगा। क्यों, क्योंकि सर दोनों फ्रेंड की स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी, तो ये भी 95 मीटर चलेगा। क्लियर है। चले, अब गैप जो है ए एंड बी का कितना है, ए और बी के बीच में गैप कितना है, आप कहेंगे सर ए और बी के बीच में जो गैप की अगर हम बात करते हैं 95 बी है और 65 कितना है, ए है। तो टोटल जो गैप है, टोटल जो गैप होगा इनके बीच में कितना होगा, 160 मीटर का होगा।
अगर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितनी होगी सर, 160 मीटर ये लोग चल लिए हैं, ठीक है, गैप है, ठीक। इनके मतलब इतना चल लिए हैं ये लोग, और चलना कितना था 120 मीटर, 120 मीटर। तो इनके बीच जो डिफरेंस होगा, जो जब डिस्टेंस होगी इनके बीच की वो कितनी होगी 40 मीटर होगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अधीर मिश्रा हैज 3 चिल्ड्रन। भाई अधीर मिश्रा जी, अधीर मिश्रा जी के पास 3 बच्चे हैं। उर्मिला फीमेल होंगी, रघु मेल होंगे, सुमित सुमित भी मेल होंगे। सुमित ने शादी की है रोमा से, सुमित की शादी हुई है किससे, रोमा से। क्लियर है। द एल्डेस्ट डॉटर मिस्टर एंड मिसिज मोहन, ये मोहन, मिस्टर मोहन एंड मिसिज की क्या है, एल्डेस्ट डॉटर है। क्लियर। मोहन मैरिड दियर यंगेस्ट डॉटर टू द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर मिसिज शर्मा। अब कोई मिस्टर मिसिज शर्मा है, ठीक है, उनका कोई सन है, उनका कोई सन है, नाम नहीं पता है, अभी एस लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इनकी जो शादी हुई है मोहन साहब की बिटिया से हुई है, बिटिया का नाम अभी हमें पता नहीं है, जो भी है। दे हैव 2 चिल्ड्रन संदीप एंड सफाली। मिस्टर शर्मा यहां तक हो चुका था। एंड दे हैव 2 चिल्ड्रन संदीप एंड शेफाली, ठीक है। शर्मा जी संदीप और शेफाली 2 चिल्ड्रन रखते हैं, तो संदीप को हमने एस मान लिया, शेफाली, शेफाली ये फीमेल है, ठीक है। 2 बच्चे हो गए इनके। द मोहन्स हैव 2 मोर चिल्ड्रन। मोहन के पास 2 चिल्ड्रन और हैं, कौन कौन, रोहन और बिमला, रोहन और बिमला। बोथ एल्डर शेला, यहाँ पे शेला है, SHEILA, शेला, ठीक है। शेला की शादी संदीप से हुई है, याद रखना। शेला की शादी किनसे हुई थी, संदीप से हुई थी, ऐसे एंड कर देते हैं संदीप। ये सुमित था, सुमित, ठीक है। सोहन एंड शिवेंद्र आर सन ऑफ सुमित। सुमित के सन कौन है, सुमित के 2 सन है, एक तो सोहन है और एक शिवेंद्र है, सोहन एंड शिवेंद्र। क्लियर, क्लियर है। लीला इज द डॉटर ऑफ संदीप। अब संदीप कहां पर थे, संदीप यहां थे, लीला इनकी डॉटर है, लीला इनकी डॉटर है। ये पूरा फैमिली चार्ट बन गया है आपके सामने। क्लियर है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत आसान लगेंगे, लेकिन ये पजल जो थी बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल की थी। हाउ इज शिवेंद्र रिलेटेड टू रोमास फादर, ठीक है। शिवेंद्र रोमा के फादर से किस प्रकार संबंधित है। देखो शिवेंद्र यहां पर है, मम्मी हुई रोमा, रोमा के पापा इनके ग्रैंडफादर, तो शिवेंद्र क्या होंगे, ग्रैंडसन होंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। व्हाट इज द सरनेम ऑफ लीला, लीला का सरनेम क्या है। लीला का सरनेम अगर आप जाएंगे, मम्मी की साइड से तो सरनेम लगते नहीं है, पापा की साइड से ही लगते हैं, तो सरनेम होगा शर्मा। क्लियर। चले, ए बी सी, A, B, C, D and E are 5 different integer. A, B, C, D and E ये 5 different integer हैं। When written in the ascending order, आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है इन वैल्यू को। Difference between any two adjacent integer is क्या है, 4 है। मतलब पड़ोस वाले इंटीजर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 4 होगा। मान लीजिए पहला इंटीजर x है, दूसरा क्या होगा x+4 होगा, तीसरा क्या होगा x+8 होगा, थर्ड क्या होगा x+12 होगा, एंड फोर्थ क्या होगा x+16 होगा। ये इस वाली लाइन ने कहा है। क्लियर है। चलिए
अब कह रहा है कि देखो अगर मानना है, अब हम जो मानेंगे इंटीजर्स वो कैसे मानेंगे, आगे कहानी दी गई है उसको पढ़ के ही मानेंगे। डी इज द ग्रेटेस्ट, डी बड़ा है तो डी ये होगा, ठीक है, डी ये होगा। ए इज द लीस्ट, ए सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा इंटीजर है, क्लियर है। वी इज ग्रेटर देन ई, बी बड़ा है ई से बट लेस देन सी, यानी तो सी बड़ा होगा तो सी ये होगा, बी ये बन जाएगा, फिर ई ये बन जाएगा, क्लियर है यहां तक। द सम ऑफ द इंटीजर इज इक्वल टू ई, यानी सभी इंटीजर का जो सम है ना वो इक्वल है किसके, ई इंटीजर के बराबर, ठीक है। तो सम कर लीजिए इनका, x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 12 प्लस x प्लस 16 इजिकल टू ई इंटीजर्स कौन सा है, x प्लस 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5x तो हो जाएगा प्लस 20 और 20 हो जाएगा 40 इजिकल टू x प्लस 4। तो यहाँ पे क्या बनेगा 5x माइनस एक्स इजिकल टू, ये उधर माइनस में जाएगा तो भाई 4 माइनस 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x इजिकल टू 36 माइनस का 36, ठीक है, याद रखना 4 से काटेंगे 9 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 9 आएगी। और उसने पूछा क्या था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, अब x की वैल्यू अगर -9 है तो x जो इंटीजर है वो क्या है, a है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a आंसर हो जाएगा सही, क्लियर। चलिए एक बर्तन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, कह रहा अ वेसल्स कंटेन 100 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। मान लीजिए कोई बर्तन है, ठीक है, उसमें 100 लीटर क्या है, प्योर मिल्क है, मिल्क है, ठीक है, 100 लीटर, 100 लीटर क्या है, मिल्क है, प्योर मिल्क है। चलिए मान लिया 100 लीटर मिल्क है इसके अंदर। अब कह रहा है कि ऑफ विच 20 लीटर इज टेकन आउट, 20 लीटर आपने मिल्क निकाल दिया, 20 लीटर आपने मिल्क निकाल दिया, क्लियर है। 20 लीटर आपने मिल्क निकाल दिया तो उस बर्तन में अब जो मिल्क बचा कितना बचा, 80 लीटर बचा। मिल्क की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, 80 लीटर होगी। उसकी जगह आपने 20 लीटर पानी डाल दिया, उसकी जगह आपने 20 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है, 20 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो अगर क्वांटिटी अगर आप देखेंगे वेसल्स में क्वांटिटी देखेंगे तो अभी भी 100 है अपने आप, ठीक है, 100 लीटर है। आगे चलिए, आगे कह रहा है अज्यूम द मिक्सिंग द यूनिफॉर्म एंड कंप्लीट, आप इसको अच्छे से मतलब मिक्स करेंगे, मिक्सर बना लेंगे। उसके बाद कह रहा है नाउ इफ द प्रोसेस इज रिपीट 1 मोर टाइम, मतलब आपको जैसे अभी आपने प्रोसेस किया है, जैसे अभी आपने प्रोसेस किया है वैसे ही एक बार और रिपीट करना है। तो भाई देखो ये बर्तन है, हमारे पास 80 लीटर क्या था, 80 लीटर मिल्क था, उसमें 20% हमको आउट करना है। तो 80 का 20% कितना होता है, 16 होता है। 80 में से अगर 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो यहां पे 64 लीटर क्या है, मिल्क है, 64 लीटर क्या है, मिल्क है, ठीक है, 64 लीटर क्या होगा, मिल्क होगा। अगर 64 लीटर मिल्क है तो बाकी बचा कितना होगा, 36 लीटर क्या बचा होगा, वाटर बचा होगा। क्यों, क्योंकि सर जो क्वांटिटी है मतलब बर्तन में जो क्वांटिटी है 100 लीटर की वो तो कंप्लीट रहेगी ना। अगर सर 100 लीटर में से 64 माइनस करोगे तो 36 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। तो यहां पे जो क्वांटिटी आ गई वाटर की और मिल्क की कितनी आ गई, 36 64। हमसे प्योर मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा था, तो 36 रेशो 64, इसको जब आप डिवाइड करोगे 36 और 64 को जब आप डिवाइड करने जाएंगे तो कितना आएगा, 9:16 आएगा। तो सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। इन द गिवन फिगर ईच ऑफ 9 बॉक्स, मतलब आपको 9 बॉक्स दिए हैं, यहां भी 3 3 6 3 9, ठीक है, मस्ट बी फिल्ड विद एन इंटीजर फ्रॉम 1 to 9, 1 to 9 इंटीजर से आपको फिल करना है इसको, ठीक है।
so that by adding the number in each row and column you can get same number। ठीक है, अगर आप कॉलम को और रो को ऐड करते हैं तो इनका जो सम आ रहा है सेम आ रहा है। जैसे 4 + 9 कितना होता है 13 + 2 कितना होता है 15। अगर ये 15 है, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा। अगर सर ये 15 है तो ये भी सब 15 होंगे, समझ रहे हैं, कॉलम भी 15 होंगे। 8 और 4 12 होता है तो x की जगह 3 आ जाएगा तो ये भी कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा। ये भी 15 होना चाहिए, ये भी 15 होना चाहिए। अगर मैं y की जगह 6 लेता हूं और यहां पे मैं 7 ले लेता हूं तो कितना बन रहा है 6 और 6 और 7 कितना होता है भाई 13 और 2 15। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बिल्कुल। 8 और 6 कितना होता है 14, तो बचा कितना 1, तो 1 यहां पे आ जाएगा। तो लास्ट में बची एक डिजिट दैट इज 5, वो यहां आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया था कि x + y की वैल्यू बतानी है, तो x + y की जो वैल्यू होगी, x कितना है 3 और y कितना है 6, 9 होगी। x और y की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी। सही आंसर सी बन जाएगा। क्लियर है। 3 ऑफ द फॉलोइंग, देखो ओड वन आउट से ये क्वेश्चन आया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ओड वन आउट का। यहां पे हो क्या रहा है फटाफट समझा देता हूं मैं। ठीक है, ये हो रहा है 20/2 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है 100 बन रहा है। ऐसे ही 16/2 का स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर बन रहा है। यहां पे 14/2 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर बन रहा है। यहां पे आप करेंगे 24/2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 12, और 12 का जो स्क्वायर होता है ना वो 144 होता है। कितना होता है 144, ना कि 121। तो इसमें जो ओड वन आउट है ना वो क्या है 24 - 121 है। ठीक है जी, चले मैथमेटिकल ऑपरेशन एक टॉपिक है रीजनिंग में, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा आसान है। यहाँ पे अगर 14 - 1 करोगे तो क्या बन रहा है 13, जो कि एक प्राइम नंबर है, जो कि एक प्राइम नंबर है। 18 - 1 करोगे 17, ये भी क्या है एक प्राइम नंबर है। 20 - 1 करोगे कितना बन रहा है 19, ये भी एक क्या है प्राइम नंबर है। 24 - 1 करोगे 23, ये भी क्या है एक प्राइम नंबर है। 30 - 1 करोगे तो कितना बनेगा 29, ये भी एक क्या है प्राइम नंबर है। 32 - 1 करोगे 31, ये भी एक प्राइम नंबर है। इनसे जो अगला प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है 38 - 1 = 37 होता है। तो यहां पे सही आंसर क्या बन जाएगा सी बन जाएगा। क्लियर है। चले इस मतलब क्लास का नेक्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के हम लोगों से पूछे गए थे एपीएससी सीसेट में, वो सभी का हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेंगे इस क्वेश्चन के बाद में। ठीक है, 6 × 2 कितना होता है 12, 12 × 3 कितना होता है 36, 36 × 5 कितना होता है 180, 180 × 7 कितना होता है 1260 होता है। 1260 × 11 कितना होता है, तो आप कहेंगे 13,860 होता है। ठीक है, ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी। तो आप देखेंगे प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था, कहां से हो रहा था प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहां पे करने के बाद में मल्टीप्लाई जब हुआ तो लास्ट में 180 की मल्टीप्लाई की 7 से, तो आंसर हमारा क्या आया 1260। ठीक है, तो अभी तक हमारे एपीएससी सीसेट में मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन का लगभग 44 या 45 क्वेश्चन है, उन सभी को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को करने की अप्रोच बताई, अगर हम एग्जाम में होते तो किस तरीके से हम अप्रोच रख सकते थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।